आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे हैं आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रश्नों पे चर्चा। तो डिस्कशन करेंगे आज हम कंप्यूटर मेमोरी से संबंधित प्रश्नों पर। और ये सभी प्रश्न ऐसे हैं जो कभी ना कभी आपके पेपर में आ चुके हैं और एक दो प्रश्न मैंने अपनी तरफ से भी डाले हैं जो कि इससे रिलेट करते थे, लेकिन मोस्टली वही हैं जो आ चुके हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ी सी बात यहाँ पर ज़रूरी है कि कंप्यूटर मेमोरी और जो भी आपका आईसीटी में नेटवर्क संबंधी यानी कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं ये लगभग 50% होते हैं, बाकी अदर 50% होते हैं। तो कंप्यूटर मेमोरी और कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कीजिए, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं कि कंप्यूटर मेमोरी में मैंने यहाँ पे सिर्फ 15 क्वेश्चन रखे हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, और कुछ क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट है उसको हम अगले वीडियो में लाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने सिर्फ 15 क्वेश्चन रखे हैं और इसी पे चर्चा होगी कि उससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न और भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। एस रैम का क्या मतलब होता है? तो जहाँ तक आप जानते हैं कि रैम क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी में इन्होंने पूछा है कि एस रैम क्या होती है। तो आप अगर आपने मेरा मेमोरी वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि एस रैम होती है और दूसरी एक डी रैम होती है। तो इसमें मात्र आपको उसकी फुल फॉर्म बतानी है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम की। तो आपका जो आंसर सही है, आपने उम्मीद है लगा भी लिया होगा। जी हाँ, सी आंसर सही है। एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैम और डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैम। दोनों में क्या अंतर है? बस इतना ही अंतर है, स्टैटिक रैम कुछ मैनुअली तैयार की जाती है और डायनेमिक रैम जो होती है डायनेमिकली तैयार की जाती है। और इसके बारे में डिटेल में आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने एस और डी रैम के बारे में अच्छे से समझाया है। सीडी रोम का पूरा रूप क्या है? यहाँ पे भी फुल फॉर्म ही पूछी गई है कि सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। सीडी रोम मतलब जो आपने सीडी देखी है उसी को ही कहते हैं। आजकल के समय में सीडी काफ़ी यूजेबल नहीं रह गई है, पेन ड्राइव आ चुकी हैं, इवन जो डाटा ट्रांसफ़र होता है वाईफाई के थ्रू वो भी बहुत तेज हो गया है। तो सीडी रोम काफ़ी पीछे हो चुका है आज के ज़माने के हिसाब से, लेकिन फिर भी मोस्टली कंप्यूटर और लैपटॉप में ये यूज़ होती है। तो सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या है? उम्मीद है आपको पता होगा। तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, और इसके साथ आपका बी सही हो जाता है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताऊं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कई बार रिपीट भी हो जाते हैं। इसमें सीडी रोम से संबंधित तो कई बार रिपीट हो चुके होंगे, हो सकता है ये क्वेश्चन आपके किसी पेपर में आ भी चुका हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कोई जो चीज़ रिपीट हो सकती है उसको तो बिल्कुल किसी भी तरीके से आप इग्नोर नहीं करेंगे। और रही सीडी रोम या इससे भी पुराने जो चीज़ें हैं, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है, मोस्टली आप देखेंगे कि यही चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं जो आज यूज़ भी नहीं हो रही। पता नहीं क्यों, जब वो चीज़ यूज़ नहीं हो रही है तो नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन फिर भी हमारा इतिहास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वैसे कंप्यूटर का इतिहास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए सारी चीज़ें लेके चलनी है और इन चीज़ों को भी लेके चलना है कि मेमोरी में कौन कौन सी चीज़ें अभी तक आ चुकी हैं। तो बिजली बंद होने के बाद डेटा को स्टोर करने या बरकरार रखता है उसे क्या कहा जाता है? तो बिजली मतलब एकदम से चली जाए और आपका लैपटॉप ऑन था और आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी, इन्वर्टर नहीं था, ना ही यूपीएस था जिससे एक थोड़ी देर के लिए आपको सपोर्ट मिल सके बिजली का। तो आपका कंप्यूटर एकदम से बंद हो जाता है और फिर भी आपका डेटा स्टोर है। ऐसी कौन सी मेमोरी होती है जो बिजली बंद होने के बाद भी डेटा को स्टोर रखती है? तो वो होती है नॉन वोलाटाइल स्टोरेज। तो आपका आंसर सही होगा, नॉन वोलाटाइल स्टोरेज। क्या होता है नॉन वोलाटाइल? नॉन वोलाटाइल स्टोरेज वो स्टोरेज होते हैं जो मिटते नहीं। वोलाटाइल का मतलब ही होता है बिगड़ जाना या इरेज हो जाना, है ना, बिगड़ना। किसका मतलब? वोलाटाइल का मतलब बिगड़ना, नॉन वोलाटाइल का मतलब नहीं बिगड़ना। तो जो बिगड़ रहा है, इरेज हो रहा है, गायब हो रहा है, वो है वोलाटाइल। तो वोलाटाइल में आपकी कौन सी आ जाती है चीज? रैम। रैम क्या होती है? वोलाटाइल। कुछ भी होगा, एकदम से किसी चीज के लाइट या कोई चीज होती है और आपका एकदम से डाटा बंद हो जाता है या
लैपटॉप बंद हो जाता है तो रैम के अंदर जो भी होगा वो बंद हो जाएगा। और रैम के अंदर होता क्या चीज़ है, जो करंटली चल रहा होता है। और नॉन वोलेटाइल स्टोरेज वो होते हैं जो आपके कंप्यूटर में पहले से ही होते हैं, जैसे जो आपके रोम में होगा। जैसे आप कभी, आपको एग्जांपल दूं, अगर आपका मोबाइल है, मान लीजिए आप कोई गेम खेल रहे थे, वो हैंग हो गया और आपने क्या किया, बैटरी निकाल दी या उसको पावर पूरी तरीके से बंद कर दिया, तो गेम वापस नहीं आएगा, लेकिन गेम फिर से स्टार्ट होने के लिए उसमें जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो तो नहीं गायब होता है, एंड्रॉयड वहीं रहता है, वो फिर से ऑन होता है, पूरी प्रक्रिया करता है। तो वो सारी चीज़ें रोम में होती हैं। और रैम में क्या होता है, जैसे आप गेम खेल रहे थे, जो चीज़ चल रही थी वो गायब हो जाएगी, उसको आप फिर से स्टार्ट करेंगे और अगर फिर से पावर बंद हो जाता है तो रैम में जो भी चीज़ होगी गायब हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। एक स्थायी मेमोरी जो कंप्यूटर को स्टार्टअप करने के लिए डेटा और निर्देश को मैनेज करती है और पावर ऑफ के बाद भी डेटा को मिटाती नहीं है। अभी यही सेम क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा था, तो क्वेश्चन यही था, वो बहुत कॉमन क्वेश्चन था, लेकिन जो आपके पेपर में आ चुका है वो ये वाला क्वेश्चन था। यूजीसी में जो भी पेपर में आया था वो यही था कि a permanent memory that manages that data instruction to start up that computer and does not erase the data after power off। तो पावर ऑफ के बाद डाटा नहीं मिटाती है, मतलब नॉन वोलाटाइल होनी चाहिए। तो नॉन वोलाटाइल कौन सी हो जाएगी, रोम हो जाएगी। वैसे तो यहाँ पर एक और है HDD, ठीक, दोनों सही हैं, इसलिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आया था जब भी, तो मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन हटा दिया गया था। क्यों हटा दिया गया था, क्योंकि हार्ड डिस्क और रोम दोनों सही हैं और इस पर काफ़ी क्लेम हुआ कि ये क्वेश्चन गलत है। तो HDD का मतलब हार्ड डिस्क का जो डाटा है वो भी गायब नहीं होता है, रोम का जो डाटा है वो भी यहीं गायब होता है, और NIC में कुछ होता नहीं है और रैम का डाटा गायब हो जाता है। तो ये क्लेम वाला क्वेश्चन था जो मुझे आपको बताना था कि इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर ये हो जाता है कि कितना भी सही हो, कोई जो आपके 50 क्वेश्चन होते हैं उसमें एक या दो अक्सर कोई ना कोई प्रॉब्लमेटिक होते हैं। तो उन्होंने HDD लिखा था, कुछ लोगों ने रोम लगाया, कुछ लोगों ने HDD लगाया, बाद में एक क्वेश्चन हटाया गया या दोनों के नंबर दिए गए, तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो है हटा दिया गया था क्वेश्चन बाय द वे। तो HDD मतलब हार्ड डिस्क भी सही है और रोम भी सही है। तो इस तरीके को क्वेश्चन को आप समझिएगा कि कुछ लोगों ने पूछा कि रोम ज़्यादा सही है, HDD ज़्यादा नहीं सही है, ये दोनों ही सही है। ओके। USB किस प्रकार की संग्रहण मतलब स्टोरेज मतलब मेमोरी, किस प्रकार की मेमोरी डिवाइस है, सेकेंडरी, एक्सल, टर्टियरी, प्राइमरी। तो दो प्रकार की होती हैं आपकी, एक तो सेकेंडरी होती है, एक प्राइमरी होती है। तो प्राइमरी में क्या होता है, जो ऑलरेडी कंप्यूटर के अंदर होती है और कंप्यूटर को जब वो चल रहा होता है, प्रोसेसिंग कर रहा होता है, तब यूज में आती है, जैसे रैम है, रोम है, सारी प्राइमरी मेमोरी आती है। सेकेंडरी मेमोरी वो होती है जो डाटा को कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छे से लंबे समय तक स्टोर करती हैं और आप अलग से भी उसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो वो होती है सेकेंडरी, जैसे आपकी जैसे या तो आप CD का यूज़ कर लीजिए या USB का यूज़ कर लीजिए, USB मतलब पेन ड्राइव का यूज़ कर लीजिए। इवन जो हार्ड डिस्क है, चाहे वो बाहर की हो, चाहे इंटरनल हार्ड डिस्क हो, चाहे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो, हार्ड डिस्क तो आप समझते ही हैं ना, जो कंप्यूटर के अंदर लगी रहती है, आजकल 500 GB की आती है, जो नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं, जो अच्छे कंप्यूटर होते हैं उसमें 1 TB की आती है, मतलब 1 टेराबाइट की आती है हार्ड डिस्क, गोल गोल होती है और उसकी फिलहाल वो कंप्यूटर के अंदर इंटरनल रूप में लगी रहती है। कुछ लोग एक्सटर्नल भी खरीदते हैं तो वो भी 1 TB के आसपास मिलती है, और 1 TB का मतलब 1024 GB, राउंड फिगर में हम बात करें तो 1000 GB। इस तरीके से आजकल हार्ड डिस्क अवेलेबल है। तो ये भी जो हार्ड डिस्क है वो भी सेकेंडरी डिवाइस ही मानी जाती है, बाय द वे वो कंप्यूटर में लगी होती है। तो USB किस तरीके की है, सेकेंडरी डिवाइस है। ओके, तो USB जो है पेन ड्राइव या USB कुछ तक भी लिखा हो इस तरीके से, इवन फ्लैश ड्राइव भी लिखा हो तो भी आप उसको यही समझिएगा कि ये पेन ड्राइव की बात ही हो रही है, क्योंकि पेन ड्राइव काफ़ी हम लोग अपना ये जो लाइन है, ये जो
पेन ड्राइव बोलते हैं हम लोग, ये काफ़ी कॉमन हो चुकी है, इसलिए हम इसको अच्छे से समझ चुके हैं। यूएसबी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। ओके, तो उम्मीद है समझ में आया होगा आपके। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटे से सबसे बड़े तक सामान्य डेटा तत्वों को रखता है? ये काफ़ी बार, ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, बस कुछ कैरेक्टर्स में चेंज कर दिए जाते हैं, बाकी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। और 2 बार तो मैंने ही देखा है इसको कि पूछा गया है आपके नेट में। तो क्या हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड द कॉमन डाटा एलिमेंट फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। मैंने एक पॉइंट बोला नहीं आज, वैसे मैं हमेशा स्टार्टिंग में ही बोल देता हूँ कि आप वीडियो को पॉज कर लिया करिए और समझ लिया करिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। पहले मैं क्वेश्चन ही बता दूं आपको कि क्या पूछ रहा है, उसके बाद आप समझ लीजिएगा कि इसको क्या आंसर देना है। ये कह रहे हैं कि जो चीज़ स्टार्टिंग में लिखी हुई है उससे और बड़ा कौन सी चीज़ ऐसी होती है जो उसको रखती है अपने, मतलब मान लीजिए पहले पे ए लिखा है, फिर बी लिखा है, फिर सी लिखा है, फिर डी लिखा है, फिर ई लिखा है, तो आपको जो सबसे पहले लिखी है वो चीज़ सबसे छोटी है, फिर उससे बड़ी क्या है, फिर उससे बड़ी क्या है, फिर उससे बड़ी क्या है, ये चीज़ यहाँ पे बताएंगे। तो सबसे छोटी चीज़ क्या होती है किसी भी डाटा में? सबसे चीज़ छोटी होती है कैरेक्टर। तो कैरेक्टर 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 तो 3 में है, मतलब डी पूरी तरीके से गलत हो गया। अब उसके बाद क्या सही हो सकता है? उसके बाद फाइल भी सही है, रिकॉर्ड भी सही है, फील्ड सही है। लेकिन अब कंफ्यूजन हो रहा है कि फाइल जब ज़्यादा बड़ी चीज़ है कि रिकॉर्ड बड़ी चीज़ है कि फील्ड ज़्यादा। तो ये जो कैरेक्टर होता है वो किस फील्ड से संबंधित है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो कैरेक्टर के बाद आता है फील्ड, यहाँ पर सी सही हो गया, आपकी ये दोनों गलत हो गए और फिर आपको कुछ देखना ही नहीं है। तो कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और सबसे बड़ी चीज़ होती है डाटाबेस। तो अगर आप लास्ट से भी शुरू करते तो बी वाला पहले ही कट जाता, फिर आपको देखना पड़ता। तो लास्ट और स्टार्टिंग में भी आप देखकर 2 तो कम से कम इरेज कर ही सकते हैं। फाइल अगर देख रहे हैं आप लोग तो ये भी आप आराम से काट सकते थे, क्योंकि डेटाबेस किसी भी मेमोरी में सबसे बड़ी चीज मानी जाती है। उम्मीद है आपको सही लगा होगा। तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर सी। एक आधे बाइट को किस रूप में जाना जाता है? तो हाफ बाइट इज नोन एज क्या है? तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है कंप्यूटर की? बिट होती है, सबसे छोटी बिट होती है। एक बिट जो है सबसे छोटी इकाई होती है कंप्यूटर की, ये तो अब बच्चा जान चुका है, लेकिन आखिर बिट से बड़ा क्या होता है? तो मोस्टली आपको ये याद है कि 8 जो बिट है वो 1 बाइट के बराबर होता है ना? ये आपको याद हो चुका है कि 8 बिट होते हैं। तो अब इन्होंने कहा कि आधे बाइट में क्या होगा? तो 1.5, यानी कि हमको 8 बिट के बराबर वाली संख्या बतानी है और हमें याद भी होनी चाहिए। तो ये चीज याद होनी चाहिए। तो 4 बिट के बराबर कौन सी चीज होती है? उसे कहते हैं निबल। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे चलते हैं। पुनः प्रयोज्य ऑप्टिकल भंडारण में विशिष्ट होगा। बड़ी शुद्ध हिंदी पूछी जाती है अगर आप हिंदी स्ट्रीम से हैं। यहां पर थोड़ी सी इंग्लिश समझ लेंगे तो ज्यादा बेटर है। रीयूजेबल मतलब फिर से यूज करने वाली ऑप्टिकल स्टोरेज विल बी कौन सी हो सकती है जो फिर से यूज हो? बहुत अच्छी चीज पूछी गई है यहाँ पर। अब 4 चीजें आपके सामने हैं, CD, CD-RW, DVD या RPM। मैं आपको बता दूं, CD एक कॉमन चीज है, कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं इसको, DVD भी इसी से जुड़ा हुआ है, RPM भी जुड़ा हुआ है। CD-RW अपने आप में बहुत स्पेशल चीज है। एज आप इसको पेन ड्राइव समझ सकते हैं, जो आज यूज नहीं होती है इतनी, लेकिन इससे अच्छा है कि आप पेन ड्राइव ले लीजिए, क्योंकि आप पेन ड्राइव का डाटा स्टोर कर सकते हैं फिर हटा सकते हैं। ऐसे ही CD-RW भी है, जिसको हम कहते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, मतलब फिर से आप इसको रीराइट कर सकते हैं, रीड एंड राइट कर सकते हैं। तो आप इस पे कुछ भी मिटा भी सकते हैं, फिर से लिख सकते हैं। देखने में बिल्कुल ये CD जैसा ही लगता है। तो मतलब जब डाटा आप हटाकर फिर से उस मशीन को यूज कर रहे हैं तो ये फिर से यूज वाली हो जाती है, इसलिए आपका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया, सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है आपको पता होगा। सेकेंडरी स्टोरेज से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इनका कहना ये है। तो आपको सेकेंडरी स्टोरेज तो पता ही था मैंने स्टार्टिंग में कि क्या होता है। पेन ड्राइव हो सकती है, कोई फ्लॉपी डिस्क हो सकती है, कोई CD हो सकती है,
हार्ड डिस्क भी सेकेंडरी है, लेकिन वो सेकेंडरी और प्राइमरी के बीच में काफ़ी कंफ्यूज करती है आपको, इसलिए वो कंप्यूटर के अंदर ही लगी रहती है। तो चाहे इंटरनल हार्ड डिस्क हो चाहे एक्सटर्नल हो, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सेकेंडरी मीडिया से हमको हार्ड डिस्क में कुछ कॉपी करना है, मान लीजिए पेन ड्राइव से आपको हार्ड डिस्क में कुछ डालना है। तो जब आप हार्ड डिस्क में डाल रहे होते हैं तो उसमें सॉफ्टवेयर को जो है कॉपी करना है। आप कोई मूवी नहीं डाल रहे हैं, कोई गेम नहीं डाल रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर को डाल रहे हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जाहिर सी बात है, जब कोई भी पेन ड्राइव से आप कोई चीज़, मान लीजिए कोई प्लेयर है या कोई भी सॉफ्टवेयर है जो आपको यूज़ करना है, वो अपने पेन ड्राइव से उठाया और हार्ड डिस्क में कॉपी करना शुरू कर दिया। जब वो सॉफ्टवेयर होगा तो उस चीज़ को हम कहेंगे इंस्टॉलेशन। अगर वो और कोई चीज़ होती तो हम इसको डाउनलोडिंग या अपलोडिंग कह सकते थे या ट्रांसफरिंग भी कह सकते थे, लेकिन जब सॉफ्टवेयर की बात हो रही है तो यहाँ पर उसका आंसर हो जाएगा इंस्टॉलेशन। हम जो है सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। जब हम पीसी पर किसी भी दस्तावेज पर काम करते हैं तो इसे अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है। When we work on any document on the PC, it is stored temporarily। मतलब जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, मान लीजिए आप वर्ड पैड या एक्सेल शीट पे काम कर रहे हैं या कोई भी लेटर लिख रहे हैं किसी भी चीज़ पे, या कोई भी काम पीपीटी बना रहे हैं, पावर पॉइंट पे वर्क कर रहे हैं, तो इसे अस्थायी रूप से, मतलब टेम्पररी, वो आपके कंप्यूटर में चल रहा है, परमानेंट नहीं है। वही वाली बात कि बिजली चली गई तो आपका डाटा भी चला जाएगा। तो ये चीज़ पूछ रहा है कि वो किस में कहाँ होगा, उसमें डाटा चला जाएगा, बिजली चली गई तो, लेकिन मेमोरी में सेव है क्योंकि प्रोसेसिंग चल रही है। वो कौन सी चीज़ होती है? रैम, क्योंकि ये टेम्परली जो है किसी भी चीज को स्टोर करता है, और परमानेंटली कौन करता है? रोम, हार्ड डिस्क। ये दोनों चीजें परमानेंटली करती हैं। उम्मीद है यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ए। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। चलते हैं आगे। कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर द्वारा प्रबंधित भंडारण का सबसे तेज, महंगा और अपेक्षाकृत छोटा कौन सा मेमोरी प्रोडक्ट है? तो आपको बताना है ऐसी कौन सी मेमोरी होती है जो काफ़ी छोटी होती है, काफ़ी कम मेमोरी लेती है और सबसे ज़्यादा तेज होती है। मतलब कोई भी हम मेमोरी यूज़ करते हैं उसमें सबसे तेज वर्क करती है। तो आपका आंसर होगा कैश मेमोरी। ठीक है। और जो कैश मेमोरी होती है काफ़ी फास्ट वर्क करती है। अगर एक बार प्रश्न पूछा गया था यूजीसी नेट में कि सबसे तेज कौन सी मेमोरी होती है, उसमें यहाँ पर जो ऑप्शन लिखे हैं उसमें एक और ऑप्शन था डिस्क हटा के, उसमें ऑप्शन था रजिस्टर। तो अगर कभी आपको रजिस्टर लिखा मिलता है तो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी हो जाती है रजिस्टर। लेकिन अगर रजिस्टर नहीं लिखा है, बाकी आपके सामने ऑप्शन है, तो कैश मेमोरी सबसे फास्टेस्ट होती है। यहाँ पर आपके ऑप्शन में रजिस्टर नहीं है, इसलिए आप बताएंगे कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर रजिस्टर नहीं लिखा है इसलिए कैश मेमोरी इसमें सबसे तेज है। अगर रजिस्टर ऑप्शन में है तो आप उसको टिक करिएगा, वो सबसे तेज होगी। और अगर दोनों लिखी हुई है तो रजिस्टर ही सबसे सही है। ये कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के दौरान विकसित किया गया एक विश्लेषणात्मक इंजन एक मेमोरी यूनिट के रूप में उपयोग करता है। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी पे मैंने एक वीडियो बनाया है, जितनी भी पीढ़ियां हैं मैंने उसमें यूज़ की हैं, बताई हैं सबसे क्या क्या चीज़ें चेंजिंग हुई थी। तो वो आप वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एनालिटिकल इंजन है, यहाँ पर एनालिटिकल इंजन है, विश्लेषणात्मक इसका हिंदी जो है व्याख्या इसमें की गई है। तो अगर आप सही बात देखेंगे तो एनालिटिकल इंजन किसने बनाया था, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो ये प्रश्न मैं फिर से आपके लिए छोड़ता हूँ कि जो कंप्यूटर का एनालिटिकल इंजन है ये किसने बनाया था, ये आपको बताना है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नहीं है। फिलहाल हम इस प्रश्न पे आते हैं कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के दौरान जो एनालिटिकल इंजन बनाया गया था उसमें मेमोरी जो यूज की गई थी उसका नाम क्या था? रैम, फ्लॉपी, कार्ड या काउंटर व्हील्स? थोड़ा सा डिफरेंट एक आपको आंसर लग रहा होगा, काउंटर व्हील्स। तो काउंटर व्हील्स बिल्कुल सही है इसमें। जी हाँ, डी। काउंटर व्हील्स का मतलब कुछ व्हील्स होते थे जो काउंट कर करके चलते थे। जैसे आप कभी किसी बाइक का
इंजन वो देखिए मीटर, तो उसमें देखिए कभी मीटर किस तरीके से चलता है, पहले जो सबसे राइट में होती है वो चलती रहती है, जब 1 किलोमीटर पूरा हो जाता है तो जस्ट लेफ्ट वाली एक बढ़ जाती है, इसी तरीके से वो काउंट बढ़ाता रहता है। इसी तरीके के काउंटर व्हील्स वहां भी काम करते थे। आप इसका एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं पास्कलाइन से। पास्कलाइन एक मशीन होती है जो कि पास्कल ने इजाद की थी और इसके बारे में भी मैंने बताया है आप लोगों को। तो जो पास्कलाइन है वो भी एक तरीके से काउंटर व्हील्स पर ही डिपेंड होती है, कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, आप लोग इसको देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें काउंटर व्हील से रिलेटेड हैं और यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है फिलहाल तो मुझे एक ही बार दिखा, लेकिन मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। डिस्क को ट्रैक और सेक्टरों के बीच में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिस्क यहाँ पे बात हो रही है हार्ड डिस्क की, जो कि गोल गोल होती है और इसको बांटा जाता है कई ट्रैक और सेक्टर में। तो ट्रैक क्या होते हैं? जो गोल गोल होते हैं, कई इसको ट्रैक में बांटा जाता है। ट्रैक जैसे मान लीजिए कोई रेलवे ट्रैक है तो क्या है, गाड़ी मान लो एक गोल दायरे में घूम रही है तो एक हो गया ट्रैक। और सेक्टर जहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है, तो मान लीजिए गाड़ी यहाँ खड़ी होंगी, ये सेक्टर हो गया। तो इस तरीके से ये सेक्टर हो जाता है और ये जो गोल गोल हो जाते हैं ये ट्रैक हो जाते हैं। अभी मैंने इस हार्ड डिस्क पे भी एक वीडियो बनाया है, इसमें थोड़ा बहुत बताया है, लेकिन मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें ट्रैक और सेक्टर को अच्छे से बताऊंगा आप लोगों को। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रैक और सेक्टर क्या होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है वो है फॉर्मेटिंग। कंप्यूटर फॉर्मेट करने का मतलब ये नहीं होता कंप्यूटर गायब कर देना, कंप्यूटर का डाटा उड़ा देना। उनको उसमें जो हार्ड डिस्क है उसके फॉर्मेट को चेंज करना ही फॉर्मेटिंग कहलाता है। ट्रैक और सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया को हम कहते हैं फॉर्मेटिंग। तो उम्मीद है हार्ड डिस्क की फॉर्मेटिंग ट्रैक और सेक्टर में बांटना कहलाती है उसको। कैश मेमोरी जिसके बारे में बात हो रही थी, कैश मेमोरी का प्रयोग क्यों किया जाता है? अभी बताया था मैंने कि सबसे तेज होती है, रजिस्टर सबसे तेज होता है, लेकिन कैश मेमोरी सबसे फास्टेस्ट मेमोरी मानी जाती है। तो स्थायी भंडारण के लिए यानी कि फॉर परमानेंट स्टोरेज, मेमोरी और प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए यानी कि टू रिमूव द स्पीड बैरियर बिटवीन द मेमोरी एंड द प्रोसेसर। और सी है महत्वपूर्ण डाटा के लिए, तो फॉर इंपॉर्टेंट डाटा के लिए कैश मेमोरी यूज होती है। बैकअप के लिए यानी कि फॉर बैकअप बनाने के लिए होती है। तो इसमें से 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तो बिल्कुल सही जो ऑप्शन है वो है बी। तो मेमोरी और प्रोसेसर के बीच कोई भी अवरोध आ रहा है, कोई भी बैरियर आ रहा है, तो उसको हटाकर स्पीड देने का काम करती है ताकि कोई भी डाटा अच्छे से रेगुलेट हो सके और आपको रिप्लाई दे सके, रिस्पॉन्स दे सके। तो यहाँ पे सही आंसर है बी। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है और बहुत सरल मैंने क्वेश्चन रखा है, मैंने खुद बनाया है। और अगले वाले मेमोरी वाले प्रश्न जो मैं बनाऊंगा क्विज, उसमें आपको बताऊंगा कि इसका आंसर सही क्या है। और फिलहाल आपके लिए है और बहुत ही सरल है। कहीं ना कहीं आज अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो इसको बहुत ही आसानी से आप बता सकते हैं कि किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। तो इस चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या है ये आपको बताना है। हम आपको बताएंगे इसका आंसर आगे वाले वीडियो में। और फिलहाल आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। जल्दी ही मिलेंगे आपको आने वाले वीडियो में। जुड़े रहिएगा सबलाइन क्लासेस से। थैंक यू वेरी मच।